अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशन में आज हम कोई जो है सॉल्वेशन प्रोसेस जो है यानी सॉल्वेशन प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन के चैप्टर में सॉल्वेशन किस तरह से होती है, कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आयनिक सब्सटेंस की कैसे डिज़ोल्व होता है, कोई कोवलेंट सब्सटेंस है वो किस तरह से डिज़ोल्व होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जी। जो टॉपिक है हमारा वो है डिसोल्यूशन प्रोसेस। यही है टॉपिक, ये रह गया है और एक दो छोटे छोटे रह गए। डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस से पहले कुछ दो बेसिक टर्म है, ये मैं आपको बता दूं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ये कौन से होते हैं? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक की जो फिलिक है ये हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो वाटर, जैसे हाइड्रो पावर आपने सुना होगा, हाइड्रो मीन वाटर। फिलिक, फिलिक की मीनिंग है फिलिक लविंग, और फोबिक जैसे फोबिया भी होता है यानी खौफ, डर, यानी डिसलाइकिंग कह लें, यानी कोई चीज़ जो है उसको पसंद नहीं है किसी बंदे को, तो वो जब उसको देखता है तो उसकी तबीयत ख़राब होती है। जैसे कुछ लोग जो है पानी को देखकर डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, कुछ लोग नहीं डरते, यानी पानी को देखकर उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ इंसान मुराद नहीं है, यहाँ क्या है, मालिक्यूल है। तो हाइड्रोफिलिक ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिनको वाटर अट्रैक्ट करता है, यानी हाइड्रोफिलिक में दोज molecules which are attracted by water molecule। यानी डिसोल्यूशन जो है, ज़ाहिर है कि जब आप एक चीज़ जो है सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं और वो सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो वो चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व क्यों होती है कि वो चीज़ जो है जो वाटर के अंदर एंटर होती है उसमें और वाटर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है। देखिए, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो किस वजह से होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें इंटरेक्शन होती है। इसके अलावा सॉल्यूट पार्टिकल में भी होती हैं और सॉल्वेंट में भी होती हैं। सॉल्वेशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन जो हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये अगर हाई होंगी तो वो सब्सटेंस जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज़्यादा है। अब अगर ये सॉल्वेंट जो है वाटर है और सॉल्यूट जो है हाइड्रोफिलिक कहलाएगा जब उसके दरमियान में इंटरेक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया में और वाटर मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है। ये यानी जो पॉजिटिव एंड है यूरिया का वो वाटर के नेगेटिव एंड के साथ इंट्रैक्शन रखता है। इंट्रैक्शन होगी तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये यूरिया का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, इनमें अट्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। यानी यूरिया इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्योंकि ये वाटर के साथ इंट्रैक्शन रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यूरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन भी हो, वाटर मॉलिक्यूल में भी है। लेकिन जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो फिर यूरिया में और वाटर मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, इस वजह से ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि जो सब्सटेंस हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन रखेगा या नहीं। अगर होगी तो वो डिज़ोल्व होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो हाइड्रोफोबिक क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल विच आर रिपेल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक कौन से होंगे? दोज मॉलिक्यूल विच आर रिपेल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल में और उन मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑयल देखा होगा, ऑयल
इसको आप पानी में डाल दें, ऑयल और वाटर, तो ऑयल आपको अलग नज़र आएगा, वाटर अलग नज़र आएगा। क्यों? ऑयल और वाटर में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, जैसे पेट्रोल वगैरह जो है। एक तो ऑयल वो है ना जो कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, फ्लोट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें वाटर और उस सब्सटेंस में अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ क्या है जी, ये रिपल्शन है। तो ऐसे मालिक्यूल को हम फिर क्या कहेंगे, ये ऑयल जो है ये हाइड्रोफोबिक। क्लियर हो गया जी। तो डेसोल्यूशन प्रोसेस में ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सब्सटेंस हम डिज़ोल्व करने के लिए किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, क्या वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन रखता है। अगर रखता है तो वो डिज़ोल्व होगा, अगर नहीं रखता तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब जैसे आप पानी के अंदर पेट्रोल डाल दें, डिज़ोल्व नहीं होगा, कुकिंग ऑयल डाल दें, डिज़ोल्व नहीं होगा। इसका मतलब पेट्रोल और कुकिंग ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोफोबिक हैं, यानी वाटर और उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप वाटर में क्या डाल दें, वाटर में आप ग्लूकोज डाल दें, वाटर में यूरिया डाल दें, वाटर में सुक्रोज डाल दें, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, यानी दीज मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, तो वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। अच्छा, जो डेसोल्यूशन का प्रोसेस है, यानी डेसोल्यूशन एक आप कह लें कि सॉलिड सब्सटेंस को जब किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड डेसोल्यूशन। इज solubility of a solid substance in any solvent, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड डेसोल्यूशन प्रोसेस। ये किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फैक्टर जो है जिनमें ये डिपेंड करता है, नंबर 1 साइज़ ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल यानी जो मॉलिक्यूल हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं उनका साइज़ कैसा है, छोटा है या बड़ा है। नंबर 2 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 3 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड नंबर 4 स्टरिंग जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये फैक्टर हैं जो डेसोल्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, पार्टिकल का साइज़, टेम्परेचर, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और स्टरिंग जो है, ये वो फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब सबसे पहला है जी पार्टिकल का साइज़ ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल जो है स्मॉल साइज़ के हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी तो स्मॉल साइज़ के हैं ना, और पार्टिकल जो उसके अंदर आ रहे हैं उनका साइज़ भी छोटा है, तो डेसोल्यूशन का प्रोसेस जो है क्विकली होगा। यानी पहला जो फैक्टर है साइज़ ऑफ पार्टिकल, स्मॉलर साइज़ जो है, स्मॉलर साइज जो पार्टिकल हैं, दे आर मोर soluble as compared to the molecule of bigger sized। सपोज यूरिया जो है बड़ी आसानी से, यूरिया का मॉलिक्यूल छोटा है, आसानी से डिज़ोल्व होगा, और सुक्रोज जो है उसका मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो उतनी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होगा जितनी आसानी से जो है यूरिया डिज़ोल्व होता है। यानी मॉलिक्यूल का साइज़ अगर छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें और उसमें जो इंट्रैक्शन होगी वो बड़ी क्विकली हो जाएगी और वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा है कि सैल्यूट पार्टिकल में और सैल्यूट पार्टिकल में अट्रैक्शन होती है, सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होती है। तो टेम्परेचर जो है इस अट्रैक्शन को, यानी इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ये क्या हो जाएंगी, ये डिक्रीज़ हो जाएंगी। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सैल्यूट पार्टिकल और मॉलिक्यूल, क्या होगा, इनको ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। और सॉल्वेंट सैल्यूट जो है अट्रैक्शन ये इंक्रीज़ होती है, इंक्रीजेज़, और ये जो है अट्रैक्शन ये डिक्रीज़ हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन सैल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीजेज एंड अट्रैक्शन बिटवीन सैल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेज और डेसोल्यूशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है जी तीसरा फैक्टर है नंबर 3, डेट इज़ कंसंट्रेशन। देखें, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा हो और उसमें सैल्यूट की अमाउंट थोड़ी सी, ठीक है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बहुत स्पेस मिल गई घूमने फिरने के लिए, सैल्यूट पार्टिकल को अगर ज़्यादा स्पेस मिल गई है मूव करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, तो डेसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बड़ी आसानी से होगा। लेकिन जब आप उस सोल्यूशन के अंदर सैल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डेसोल्यूशन का प्रोसेस जो है इफेक्ट होगा, यानी डेसोल्यूशन कम होनी शुरू हो जाएगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, इसमें सैल्यूट की अमाउंट कम होती है, तो इसमें और सैल्यूट बड़ी आसानी से डिज़ोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी अमाउंट जो है सैल्यूट की ज़्यादा रखता हो, कंसनट्रेटेड हो, और उसमें आप मज़ीद जो है कोई सैल्यूट ऐड करके उसको डिज़ोल्व करना चाहें, तो फिर जो होगी उसकी सोलबिलिटी जो होगी वो इफ़ेक्ट होगी, वो कम होगी। डेसोल्यूशन का प्रोसेस जो है, अगर सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा जी, स्लो हो जाएगा, यस, डिक्रीज़ हो जाएगा। और आखिरी फैक्टर तो मेरा ख़्याल है ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि स्टीयरिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई सैल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, जैसे नमक आप जो है पानी में डालते हो, चीनी पानी में डालते हो, ग्लूकोज पानी में डालते हो, तो उसके साथ क्या करते हैं, किसी स्पून के साथ स्टीयरिंग भी करते हैं, तो उससे वो क्विकली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डेसोल्यूशन प्रोसेस में स्टीयरिंग भी जो है ये बड़ा फैक्टर है। तो इससे क्या होता है, स्टीयरिंग से मॉलिक्यूल जो हैं दूर दूर होते हैं, तो डेसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये थी जी डेसोल्यूशन किस सब्सटेंस की है जी, ये जनरली है। अब किसी आयनिक सब्सटेंस को हम किस में ऐड करते हैं जी, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो देखते हैं डेसोल्यूशन क्यों हुई। और फिर किसी कोवलेंट कंपाउंड को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो डेसोल्यूशन क्यों हुई। यानी जो टॉपिक है वो है जी सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस, यानी आयनिक कंपाउंड, सॉल्वेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक सब्सटेंस, और सॉल्वेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कैसे ये होती है। आयनिक सब्सटेंस जो है, सपोज हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। इनमें क्या होगी जी, अट्रैक्शन होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो जब आप किसी आयनिक सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर क्या करता है, वाटर जो है सबसे पहले इनके दरमियान जो है अट्रैक्शन उसको ब्रेक करता है, यानी इस लेटस को ब्रेक करता है, यानी आयन की जो अरेंजमेंट है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। जब ये लेटस जो है ब्रेक होगी, यानी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी तरह अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन जो हैं अलग हो गए। यानी इस वाटर ने क्या किया, इन आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेटस अरेंजमेंट थी एक ऑर्डर में, उस लेटस को, उस अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया। अगर ये अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगी तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, अगर अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है तो डिज़ोल्व हो जाएगा। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो हैं क्या करते हैं, वाटर इज़ पोलर, तो वाटर का जो पोलर एंड है, यानी ऑक्सीजन एटम, वाटर जो है ये पोलर है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सराउंड कर लेगा। यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को पहले वाटर ने क्या किया, अलग कर लिया। अलग करने के बाद कि दोबारा आपस में कंबाइन ना हो, क्या करेंगे, इनको घेर लेंगे। वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो सोडियम आयन की तरफ होगा, जैसे सोडियम आयन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ ज़रा, वाटर का जो पॉजिटिव एंड है क्लोराइड, वाटर का पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन, जैसे घेरा नहीं डाल लेते, ये जब भी कोई
कुछ जलसा जुलूस होता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो लोग उसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे होते हैं, तो ये पुलिस वाले घेरा डालते हैं, पहले घेरा डालकर फिर पकड़ लेते हैं उनको, एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। जैसे ही वो अलग होंगे उनको पकड़ कर जो है वो उसमें डालते जाते हैं वैन में और थानों में ले जाते हैं। तो वाटर मालिक्यूल ने भी क्या किया है, सोडियम आयन को घेर लिया है, क्लोराइड आयन को घेर लिया। किस तरह से घेरा है कि वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड है, इसमें और क्लोराइड में अट्रैक्शन है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो हैं ये अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ये क्लोराइड जो है ये सोडियम आयन को, और इस सराउंडिंग की वजह से कि वाटर मालिक्यूल ने क्लोराइड आयन को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अब अगर सोडियम क्लोराइड की अमाउंट थोड़ी होगी, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, तो सॉल्वेशन का प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा। क्यों? वाटर मालिक्यूल बहुत ज़्यादा घेर लेंगे। अब आप उसके अंदर अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा करते जाएं, यानी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती जाए, तो फिर डिसोल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे सोडियम आयन को वाटर मालिक्यूल ने सराउंड किया है, इसी तरह अमोनियम आयन जो हैं ये भी सराउंड हो गए। सेम इसी तरह जैसे कि यानी जो नेगेटिव एंड है वो अमोनियम आयन की तरफ होगा, कि अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन, ये इस तरफ होगा। और इसी तरह नाइट्रेट जो है, इसमें वाटर का, जैसे ये क्लोराइड है तो नाइट्रेट को भी जो है वाटर का जो हाइड्रोजन है वो सराउंड कर लेगा। तो जब ये आयन एक दूसरे से अलग हो गए और किस में अट्रैक्शन बढ़ गई, ये सॉल्वेंट मालिक्यूल हैं और आयन पार्टिकल्स हैं, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मैंने आपको बताया है कि सॉल्वेशन जो होती है ये सैल्यूट पार्टिकल, और सॉल्वेंट में अगर अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाए तो डिसोल्यूशन होगी, अदरवाइज़ डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अलग हुए और उसके बाद पानी के मालिक्यूल जो हैं उनको सराउंड कर लेते हैं। तो ठीक क्लियर हो गया जी। दिस इज़ सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस, ये तो आयनिक में होगा। अब सारे कंपाउंड तो आयनिक नहीं है। अब जैसे यूरिया जो है ये आयनिक नहीं है, यूरिया जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे सॉल्वेशन ऑफ कोवलेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये कर लेते हैं, सॉल्वेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल, बहुत से मालिक्यूल इकट्ठे हैं। कोवलेंट कंपाउंड है यूरिया, तो बहुत से मालिक्यूल जो हैं यूरिया के इकट्ठे हैं। आयनिक में क्या होंगे, आयन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और कोवलेंट में क्या होगा, मालिक्यूल होंगे। तो सॉल्वेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड या सॉल्वेशन ऑफ मालिक्यूल भी आप कह सकते हैं। मालिक्यूल वहाँ पे आयन थे या मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल जो होते हैं इनमें और जो आयन्स होते हैं इनमें फ़र्क होता है। आयन जो होते हैं उन पे कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, मालिक्यूल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज़ हमारे पास है यूरिया, दिस इज़ यूरिया, अब इस यूरिया मालिक्यूल में हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव होगा, दिस इज़ यूरिया। और यहाँ पे था सोडियम आयन, इस पर कंप्लीट पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन कंप्लीट नेगेटिव है। तो जो अट्रैक्शन यहाँ पे वाटर में और आयन में होगी, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जो अट्रैक्शन होगी ये स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से आता है। तो आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल देन कोवलेंट सब्सटेंस। कोवलेंट सब्सटेंस जो हैं वो उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते जितने आयनिक होते हैं। उसकी वजह ये है कि कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ हो गई। फिर इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पानी का एक और मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। एक इधर कोई मॉलिक्यूल है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एक इधर कोई मॉलिक्यूल है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है,
और इस केस में क्या था, जो भी मैंने आपके सामने लिखा, सोडियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो अट्रैक्शन होगी, ये वाली अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग होगी, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और ये जो अट्रैक्शन है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वीक अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड भी दो तरह के होंगे। ऐसे होंगे जो पोलर हैं और ऐसे होंगे जो नॉन पोलर हैं, और ऐसे भी होंगे जो लेस पोलर हैं। अब जो ज़्यादा पोलर होंगे वो तो आसानी से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिज़ोल्व हो जाएंगे। जो कम पोलर होंगे उनमें जो है दूसरी फोर्सेस आ जाएंगी, जैसे डाइपोल फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये वीक फोर्सेस हैं। तो उनकी वजह से डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होगा वो कम होगा। यानी आयनिक सब्सटेंस जो हैं, दे आर मोर सॉल्युबल देन कोवलेंट सब्सटेंस। कोवलेंट सब्सटेंस जो हैं, इनमें जो पोलैरिटी है, दैट इज़ दी फैक्टर। और अदर फोर्सेस जो हैं, जैसे बेंजीन है, दिस इज़ नॉन पोलर, और इसके अंदर जो है आप कोई और जो है सब्सटेंस ऐड करते हैं, यानी फैट या ऑयल ऐड करते हैं, वो भी नॉन पोलर है। तो अब यहाँ पे कौन सी फोर्सेस होंगी? यहाँ पर जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, उसकी वजह से ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो भी जो है रोल प्ले करती हैं सॉल्वेशन के प्रोसेस। यानी एक नॉन पोलर में है तो फिर आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के थ्रू जो है बताएंगे कि ये जो चीज़ जो है इसमें डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर एक पोलर है, जैसे यूरिया जो है ये पोलर कंपाउंड है, वाटर जो है ये भी पोलर है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेशन होगी वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किसके मुकाबले में? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के मुकाबले में। तो ये था जी डिसोल्यूशन का प्रोसेस। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो भी आज ही करते हैं, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको बता देता हूँ, इसके बाद फिर ख़त्म करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होती है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन तो आप जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आयन मॉलिक्यूल जो होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और वो अरेंजमेंट जो है जो डेफिनेट ऑर्डर में होती है आयनिक सब्सटेंस की, कोवलेंट की, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। तो इस अरेंजमेंट के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो केटाइन और एनाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो किसी केटाइन एनाइन के साथ अटैच होंगे, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, दीज आर सॉलिड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये किसी सब्सटेंस के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा हैं, ये डिपेंड करता है जी किसके ऊपर, केटाइन या एनाइन के साइज़ के ऊपर। जो केटाइन एनाइन है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल सी डेफिनीशन है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। During crystallization process, a definite number of water molecules become the part of the crystal lattice. That number of water molecule are known as water of crystallization. थैंक यू जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जुमा भी है, अब जुमा पढ़ें। इंशाल्लाह कल जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।